बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। दो तीन मौज़ूआत के ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले बात तो यह है कि आज 1 जुलाई हो गई और बजट जो है वो नाफिजुल अमल हो गया, और इसके नाफिजुल अमल होते ही आपको पहली खबर जो मिली होगी वो है पेट्रोल और डीजल से मुतालिक। पेट्रोल की कीमत 7.5 रुपये और डीजल की कीमत में 9.5 रुपये का इजाफा हो गया है। कौम को मुबारक हो। ये हम मुतादिद बार बता चुके हैं कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल हमें देखनी पड़ेगी, और ये आगाज़ है, अभी इब्तदा हुई है, अभी और बहुत सारे मराहिल जो हैं उनको अबूर करना है। बल्कि मैं कल ही खबर पढ़ रहा था कि जनाब IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि 10 जुलाई से पहले आप बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करें। इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि जब जुलाई के बिल आएंगे लोगों के हाथों में तो उनकी चीखें निकल जाएंगी। बजट नाफिजुल अमल हुआ है, आपको पेट्रोल की खबर मिल गई, बिजली के बिल अभी आना बाकी हैं। IMF का मुतालबा आपके सामने आ गया कि बिजली और गैस की कीमत में और इजाफा करें और 10 जुलाई से पहले करें। तो यानी ये सारे बोझ आपके पड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा ताजिर बरादरी उसने कल एहतजाज की कॉल दे दी है। अब कल ताजिर बरादरी एहतजाज करेगी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी जानिब से खबर सामने आई कि उनको उनकी पार्टी को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो जो ताजरों का एहतजाज है उसमें भरपूर शिरकत करें। अब दो इसमें अहम चीज़ें देखने वाली होंगी कि ताजिर बरादरी कितना मौसर एहतजाज करती है, नंबर 1, और नंबर 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका हिस्सा बनने दिया जाता है या नहीं बनने दिया जाता। तो ये सूरत हाल जो है बजट नाफिजुल अमल होने के पहले ही दिन आपको सड़कों के ऊपर एहतजाज नज़र आ रहा है। आप इससे आगे अंदाज़ा लगा लें कि इसके बाद क्या होगा। अभी तो नाफिजुल अमल हुआ है, असरात आना अभी बाकी हैं। अभी बहुत सारे दरिया हैं जो अबूर करने हैं इस हुकूमत ने और इस कौम ने। तो उसके बाद सूरत हाल जो बनेगी आपको साथ साथ आगाह करेंगे, लेकिन ये आगाज़ हुआ है और पहले ही दिन आपको एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। पहले दिन आपको पेट्रोल और डीजल की कीमत में, अब डीजल की कीमत में जो इजाफा हुआ है फिर उसके असरात होते हैं, और माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह हमारे जो इंतज़ामिया है वो कभी भी इस चीज़ को इंश्योर नहीं करती कि उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है चीज़ों का, जब वो कम होती हैं तो लोगों तक नहीं पहुंचता, और जब कीमतों में इजाफा होता है तो फौरी तौर पे यानी वो पहले से तैयार बैठे होते हैं बढ़ाने वाले। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यानी ये बिजली और इन चीज़ों को बुनियाद बना के दूध वाला भी एक 20 रुपये 1 किलो दूध के पीछे बढ़ा दे तो आप उससे सवाल नहीं कर सकते। रोटी की कीमत बढ़ जाए आप सवाल नहीं कर सकते, चाय की कीमत बढ़ जाए आप सवाल नहीं कर सकते। ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होती है कि वो जाके चेक्स एंड बैलेंस करे और देखे कि चीज़ें जो हैं वो किन कीमतों पर मिल रही है। एक दुकान पे एक चीज़ एक रेट पे मिल रही है, उसके बिल्कुल साथ दूसरी दुकान पे वही चीज़ दूसरे रेट पे मिल रही है। तो ये जो यानी खुद साख्ता महंगाई होती है ये भी आवाम का जीना महाल कर देती है। बहरहाल ये तो इब्तदा हो गई माशी फ्रंट के ऊपर। अब आते हैं आप पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर। पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर आज मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनका 2 दिन का मजलिस शूरा का उनका इजलास था, और उसके बाद आज उन्होंने बड़ी एक भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लहजा उनका बड़ा सख्त था मौलाना साहब का। इलेक्शन के बाद से लेके ऑनवर्ड्स उनका लहजा जो है उसकी सख्ती मुतवातर बढ़ रही है। 2 चीज़ें हो रही हैं, एक उनके लहजे की सख्ती बढ़ रही है और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनके मामलात हैं उसमें बतदरीज कुछ डेवलपमेंट्स हो तो रही हैं, लेकिन वो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। आज उन्होंने अपनी टॉक के अंदर इसका जिक्र भी किया। अब जो पहली चीज़ उन्होंने आज कही, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि वो इलेक्शन के नताइज को कबूल नहीं करते और अपनी जिद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे, और नए इंतखाबात का मुतालबा उनकी जानिब से अब सामने आ गया है। मौलाना फजल रहमान साहब के माजी को अगर सामने रखें तो वो उस वक्त तक बैठेंगे नहीं जब तक वो टारगेट को अचीव नहीं कर लेते या मुखालिफ जिनके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं वो उनको राम नहीं कर लेता। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ में से कौन सी पहले होगी इसको देखना अभी बाकी है, लेकिन ऐलान जंग जो है उन्होंने कर दिया है और मुतालबा अपना उन्होंने रख दिया है कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ और उसमें इस्टेब्लिशमेंट और जो हमारे खुफिया इदारे हैं वो इससे दूर रहें। अब इसके अंदर पोशीदा पैगाम क्या है? ये बिल्कुल वही पैगाम है जो तहरीक इंसाफ का है। उनका भी यही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन उनको किसने हरवाया? इस्टेब्लिशमेंट ने हरवाया। अब मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन से इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया इदारे दूर रहें। सो इससे मुराद ये है कि जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर ये सारा रोल जो प्ले किया गया वो इस्टेब्लिशमेंट का था, वो खुफिया इदारों का था। अब ये ज़ुबान ज़द-ए-आम है, सारी बातें हो रही हैं, और मौलाना साहब ने भी उस मौक़िफ़ को दोहरा के इलेक्शन के मुतालबे के साथ ये भी मुतालबा रख दिया कि इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया इदारे इन दोनों को आप इलेक्शन से दूर रखें। एक बात तो ये हो गई। अब ये जो मदाखलत का एलिमेंट है, मैंने आपको पहले कई मरतबा गुजारिश की, इसका जो दायरा कार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी काफ़ी हद तक उसमें इजाफा हो गया है। जजेस लाहौर हाई कोर्ट के हों वहाँ से बात सामने आई। कल आपको मैंने बताया कि जस्टिस शाहिद करीम साहब ने जो यानी अपने हुक्मनामे के अंदर लिखा कि वज़ीर आज़म ऑफिस ये हिदायत जारी करे ये खुफिया इदारों को कि वो बराह रास्त जजेस से रब्ता ना करें और ना ही उनके अमले से करें। तो ये एक आ गई। 6 जजेस का ख़त आपके सामने है। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं उनका मामला आपके सामने है।
फिर जस्टिस बाबर सत्तार का मामला आपके सामने है। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला ज़ेर गौर है। उसकी वजह वो 6 जजेस वाला जो ख़त है उसके ऊपर समाअत के दौरान इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आई। क्या कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, मैं उसकी माजी में नहीं जाता। बहरहाल ये जो अब्बास गश्त है, आप देख लें, मौलाना फजल रहमान साहब उन्होंने बबांगे दोहल और जिसको कहते हैं ना खुले अल्फाज में बताया कि इनको दूर रखें इलेक्शन से। इसका मतलब ये है कि उनके ये खदशात और उनका ये मौक़िफ़ है कि इस्टेब्लिशमेंट ही ये सारे काम कर रही है जिनसे अलग होना चाहिए उनको। ये अब उनकी तरफ से भी आ गया। एक उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शिकवा था जिसमें बैनुस सतूर उनकी ख्वाहिश भी है और शिकवा भी है। अपनी टॉक के अंदर उन्होंने कहा कि बसद एहतराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वफूद हैं वो बात करने तो आते हैं अपनी क़यादत की यानी इजाज़त से, लेकिन वो यकसुई उनमें जो है उनकी क़यादत में नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से आज तक उनकी जानिब से कोई मुज़ाकराती कमेटी नहीं बन सकी। ये शिकवा भी है तहरीक इंसाफ से और ख्वाहिश का इजहार भी मैं इसमें देख रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब चाहते हैं कि उनकी बाकायदा मुज़ाकराती कमेटी बने जो फिर TORs बनाए और लाहे अमल तय करे, आइंदा का नुकात तय करे, जिसके मुताबिक उन्होंने आगे चलना है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जानिब से मुज़ाकराती कमेटी क्यों नहीं बन रही, उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जानिब से गो अहेड ना दिया जाना हो। असद कैसर साहब जो है वो इसमें वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। उनकी मुतादिद मुलाकातें जो है मौलाना फजल रहमान साहब से हो चुकी और वो इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं और उनकी भरपूर ख्वाहिश है कि मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ मिलकर आगे चलें। लेकिन मुझे महसूस होता है कि इमरान खान साहब जो है वो इसको ब्रॉडर सेंस में देख रहे हैं कि आया वो यानी इस बोझ को उठा भी सकेंगे या नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि जब वो चाहते हैं, मौलाना साहब की एक कंडीशन है, जो भी वो कहते हैं हमारा लाए अमल बनेगा उस पर इमरान खान साहब के फिर दस्तखत होंगे, फिर उसके साथ हम आगे चलेंगे। तो इमरान खान साहब जो है मेरा ख्याल है थोड़ा सा अभी इसमें इसको इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहे। तो बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या ये इकट्ठे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मौलाना साहब ने अपनी ख्वाहिश और अपना शिकवा आज उनके सामने और उनके ज़रिए पूरी कौम के सामने रख दिया। वो इनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनकी मुज़ाकराती कमेटी जो है वो नहीं बन रही और शिकवा भी कर दिया कि इनमें यकसुई का फुकदान है। अब यकसुई का फुकदान क्यों है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त कितने फ्रंट्स का सामना है, मैं उसका एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को इस वक्त बड़े यानी जिसको कहते हैं महाज दर महाज इनका सामना है। नंबर 1, अदालतों के अंदर उनका महाज चल रहा है। जो कैद हैं, जिनके मुकदमात चल रहे हैं, खुद उनका लीडर जो है कायद वो भी जेल में है और पार्टी के अंदर से जो दबाव आ रहा है कि आपको याद होगा उमर अयूब साहब ने जिस दिन इस्तीफ़ा दिया और इमरान खान साहब की वो जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद हुई, तो उस वक्त उमर अयूब साहब को खुद अपने ही कारकुनान ने क्या कुछ कहा वो आपने सारा देखा भी सुना भी। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आपको वोट दे के हमने इसलिए नहीं भेजा था कि आप वहाँ बैठ के अयाशियाँ करें अपना ईवानों के अंदर और इमरान खान साहब को रिहा ना करवाएं, हमने आपको इमरान खान को रिहा करवाने के लिए वोट दिया था। तो उनको बड़ा फेस करना पड़ा। इसके अलावा भी एहतजाज हुए काफ़ी ज़्यादा और इसी बुनियाद के ऊपर जो पार्टी के अंदर एक उनको बड़ा चैलेंज दरपेश है वो ये जो ग्रुप्स की बातें हो रही हैं, जो इख्तलाफी आवाज़ों की बातें हो रही हैं। 21 का फिगर आ रहा है कि 21 लोग जो हैं वो नाराज़ हैं। आफरीदी साहब का बयान आपको पता है ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस वो मौजूद है। उन्होंने अपने अल्फाज अपने मुंह से कहा कि हो सकता है कौमी असम्बली में ये मेरी आखिरी तकरीर हो बतौर MNA, यानी कि इस्तीफ़ों पर भी उनकी तरफ से गौर हो रहा है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर उनकी जानिब से ये कह देना कि मेरी आखिरी स्पीच हो सकती है। तो उनके अंदर भी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये उनका एक और महाज है, यानी तकसीम दर तकसीम। तो ये एक महाज हो गया। इसके अलावा आप उनका अगर देखें सड़कों का महाज है, फिर ईवान का महाज है, ईवान के अंदर भी उनको एक सामना है। इलेक्शन कमीशन उनके लिए एक महाज बना हुआ है, मखसूस नशिस्तें एक महाज बनी हुई हैं। फिर इनका बैरूनी बाहर का जो महाज है मेरा ख्याल है वो बड़ा मौसर रोल प्ले कर रहा है बहुत ज़्यादा। अगर सोशल मीडिया के महाज को देख लें तो वो ट्वीट का इशू बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है, जिंदा है। वो भी एक इशू बन गया। FIA का मुकदमा जो है वो भी चल रहा है अपनी जगह पे, तहकीकात उसकी हो रही हैं इमरान खान साहब से और ये इनके जो बाकी लीडर साहिबान हैं, वो मामला अपनी जगह है। लेकिन इनका जो चैप्टर है बाहर का, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, बरतानिया का हो या किसी और मुल्क का हो, अमेरिका का हो, आप अमेरिका के हवाले से अगर देखें तो जो इनकी बाहर मौसर कोशिशें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की या इनकी जो लीडरशिप है यानी बैरूनी चैप्टर्स की, आप देखें 2-3 इवेंट्स हुए। डोनाल्ड लू को इनकी वजह से उनकी कमेटी के सामने पेश होना पड़ा, जवाबदेही करनी पड़ी। यानी पाकिस्तान के अंदर जो मामला हुए थे अदम एतमाद वाले इमरान खान के दौर में, उसके ऊपर जवाबदेही हुई। और फिर उसी कमेटी के अंदर से जो एक कांग्रेसमैन थे उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे जो सफ़ीर हैं, अमेरिका के सफ़ीर पाकिस्तान में, उनको जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करनी चाहिए ताकि वो उनसे उनकी हकीकत अहवाल, उनका जो हाल है सारा वो ले सकें और ये सारा फिर बाहर आ सके, सामने आ सके। तो ये उनकी जानिब से सिफारिश थी। जो अब खबरें आ रही हैं और कल से वो ज़ेर गर्दिश हैं कि इस वक्त अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 जगह से वफूद जो है इमरान खान साहब से मिलने के ख़्वाह हैं और इसके ऊपर बातचीत जो है वो चल निकली है और कुछ मामला तय भी पा गए हैं। देखना ये होगा कि ये जो जिनकी जानिब से ख्वाहिश का इजहार किया गया है,
अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं और कुछ ऑस्ट्रेलियावी हुकाम और कुछ जो है बरतानवी हुकाम, वो इमरान खान साहब से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका जो इंटरनेशनल चैप्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसने बहुत ज़्यादा मौसर रोल प्ले किया है और वो इस गेम को, इस सारी सूरत हाल को इंटरनेशनल लेवल पे ले गए हैं। इमरान खान साहब का जो यानी आप कह लें जो उनकी पर्सनैलिटी है, उनकी शख्सियत है, क्योंकि वो सुपरस्टार रहे क्रिकेट की वजह से और उसके बाद अब उनका नाम जो है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। बहुत सारे और मामलात भी हैं दीगर उनको छोड़े बगैर। तो जो यानी वहाँ के लोग हैं, चाहे वो बरतानिया के हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हों, अमेरिका के हों, इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में जानते भी हैं। अब वो साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और इनकी जो पार्टी के लोग हैं वो बड़ा मौसर वहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। तो उन तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि उनकी पार्टी के साथ, उनके लीडर के साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है और उनकी किसी जगह पे, किसी फोरम पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्योंकि मैंने आपको जो महाज बताए सारे, अगर इस पोर्टफोलियो को देखें आप, इसके लिए सिर्फ अमेरिका की जो भी करारदाद मंजूर हुई उसको पढ़ लें और आप उसमें अंदाज़ा लगाएं 98% जो कांग्रेसमैन हैं उनकी जानिब से उसको अप्रूवल दी गई, उसके हक में वोट दिया गया 98%। और वो तमाम वो नुकात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे लेके हर जगह पे फिर रही है और उनके बकौल उनकी किसी जगह पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। गो के इसमें कोई हकीकत भी नज़र आती है, लेकिन उसमें लीगल जो पेचीदगियाँ हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। इमरान खान साहब हों, उनकी वाइफ हों, दोनों जेल काट रहे हैं और इस तरह उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं वो जेल काट रहे हैं। एक मुकदमे से जान छूटती है, दूसरे में गिरफ्तार हो जाते हैं। मिलिट्री ट्रायल वाले जो हैं वो अभी तक बैठे हैं वहाँ पर क्योंकि उनका फैसला नहीं हो पा रहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। तो वो यानी इतनी सारी फैमिलीज़ हैं, इतने सारे लोग हैं, तो ये सारे महाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश हैं और उसके अंदर अब ये मुज़ाकरात वाला चैप्टर वो अपनी जगह पे मौजूद है। उनकी ख्वाहिश उन्होंने इज़हार कर दिया इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं करना चाहती, इधर हुकूमत उनसे बात करना चाहती है। तो वो कहते हैं इनसे हमने इनसे बात नहीं करनी, मैंडेट चोर हैं। प्री कंडीशन रखते हैं कि आप मैंडेट वापस कर दें तो उसके बाद बातचीत हो सकती है, हमारे लोगों को रिहा कर दें फिर बातचीत हो सकती है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी देयर इज़ ए लॉन्ग वे टू गो। देखते हैं वो कहाँ तक मामलात को किस तरीके से आगे लेके चलते हैं। कल उनका एक और फ्रंट जो है, जो ऑन गोइंग फ्रंट है, उसमें एक नई जहत आने वाली है। मखसूस नशिस्तों का केस, उसके ऊपर कल अहम तरीन समाअत होगी और उसमें 3 जो है वो नई चीज़ें होंगी। देखते हैं उन 3 चीज़ों का क्या फेट जो है वो कल डिसाइड होता है। एक, इनकी जानिब से मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई है जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की जानिब से, जो इनका 13 जनवरी वाला फैसला है जिसमें वो बल्ले के निशान से महरूम हुए थे, उसके ऊपर जो नज़र सानी अपील है उसके हवाले से मुतफर्रिक दरख्वास्त जो है वो ये कि इस हमारी नज़र सानी को इसी 13 रुकनी बेंच के आगे मुकर्रर कर दिया जाए और वो इसको सुन ले, यानी कि बल्ले के निशान से महरूम होने वाला। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब का ये मौक़िफ़ है कि उनके सामने इस वक्त इस केस के तनाजुर में एक अपील मौजूद है और वो ख़ुद को लिमिट कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं उस अपील पे। लेकिन दीगर कुछ जज साहिबान का ये मौक़िफ़ है कि ये जो अपील है, ये तो कॉन्सिक्वेंस है, जो इसकी असल वजह बना वो वाला फ़ैसला जिसकी अब नज़र सानी की दरख्वास्त पर मुतफर्रिक दरख्वास्त आ गई है कि भाई इसी बेंच के सामने, यानी जो असल वजह बना था इस मखसूस नशिस्तों वाले मामले की, आप उस वजह को भी यहीं इसी बेंच के आगे सुन लें। यही आपको याद होगा कल इजाफी नोट आया था जनाब जस्टिस अतर मिनल्लाह का, उसके अंदर भी यही उनका कमोबेश मौक़िफ़ है कि इनकी ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त जो है उसको भी मुकर्रर किया जाए। तो ये अब कल क्या होगा, उनकी मुतफर्रिक दरख्वास्त क्या इस बेंच के सामने सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, शायद इस पर कल फैसला हो जाए। नंबर 2, जो जस्टिस का इनका अतर मिनल्लाह साहब का नोट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर क्या बात होती है वहाँ पे, क्योंकि उनके नुकात बड़े अहम तरीन हैं। एक तो उन्होंने यही राय दी, अपनी तजवीज़ दी कि जो कॉज है, जो वजह बना मखसूस नशिस्तों वाले केस का, उसको भी इसमें ज़रूर डिबेट किया जाए। क्योंकि जो अगर हम वजह को डिस्कस किए बगैर सिर्फ ऊपर वाला जो उसका असर है उसको डिस्कस करते रहेंगे तो शायद नतीजा इतना फ्रूटफुल ना हो। वो चाहते हैं कि कॉज को भी डिस्कस करें, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब उस तरफ जा नहीं रहे। उनका लीगल पॉइंट ये है कि जो हमारे सामने मुकदमा है हम उसी पे फोकस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दायर कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दरख्वास्त जो है ज़ेर समाअत ये है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दरख्वास्त गुजार बन रही है। उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि वो फरीक बनना चाहते हैं, शायद उसके ऊपर भी कल कोई फैसला हो, आया वो फरीक बन सकते हैं या वो फरीक नहीं बन सकते, इसके ऊपर भी कल अदालत में बातचीत होगी। तो कल की समाअत जो है वो इंतहाई अहम होगी। देखते हैं कल जज साहिबान इन 3 मामलात के ऊपर अपना क्या नुक्ता नज़र देते हैं। बिलखुसूस जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ी टेक्टिकल मूव जो है वो यहाँ पे ली गई है। ये बिलखुसूस एक मुतफर्रिक दरख्वास्त आई है कि हमारे उस जो अपील है उसको इसी बेंच के सामने लगा दिया जाए। उसकी वजह यह है कि उनको ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो उनकी ख्वाहिश भी हैं, जो समझते हैं कि यही उनके कंसर्न्स हैं जो जजेस की ज़ुबानी अब समाअत के दौरान सामने आ रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि यही बेंच
हमारी उस दरख्वास्त को भी सुन ले। अगर उसके फैसले में या उसके ऊपर कोई असर पड़ता है तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यानी एक मस्बत पहलू निकलता है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी फरीक बनना चाह रही है। तो इस दरख्वास्त के ऊपर देखते हैं, बैरिस्टर गौर साहब की ये दरख्वास्त है, उसके ऊपर भी शायद कल कोई फैसला हो, आया वो फरीक बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो कल की समाअत का अहवाल आपके सामने इंशाल्लाह कल ज़रूर रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।